सभी को मेरा नमस्कार। मैं सोनी सिंह, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड अयोध्या यूपी से। दोस्तों, आप सभी का सोनिया सिंह एनएबी अयोध्या चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट थ्योरी पेपर इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी पेपर, जो कि HIVI का कॉमन पेपर है, इस पेपर का हम यूनिट बाय यूनिट अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम सभी ने यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत सब यूनिट 1.2 तक अध्ययन किया है। आज हम सब यूनिट 1.3 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 है हमारा डिफिनीशन, कैटेगरीज, बेंचमार्क, डिसेबिलिटीज एंड द लीगल प्रोविजंस फॉर PWD इन इंडिया, अर्थात विकलांगजन अधिनियम PWD एक्ट 1995 को आज हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो चलिए विकलांगजन अधिनियम PWD एक्ट 1995 के बारे में चिंतन करते हैं। दिव्यांगजन अधिनियम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पारित किया गया एक अधिनियम है, जो दिव्यांगजनों के अधिकारों एवं सुविधाओं पर ध्यान देता है। यह अधिनियम लोकसभा द्वारा दिनांक 12 दिसंबर 1995 में पारित किया गया एवं 7 फरवरी 1996 को लिपिबद्ध किया गया। यह निःशक्त व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करने और देश के उत्पादक नागरिक बनाने के साथ साथ राष्ट्र के निर्माण में इनकी पूरी सहभागिता सुनिश्चित कराने की दिशा में एक ठोस उपलब्धि एवं कदम है। सरकार ने एक मुख्य दिव्यांग आयुक्त को नियुक्त किया, जो सभी राज्यों के अधिकारियों द्वारा दिव्यांग बच्चों एवं व्यक्तियों के सुविधाओं का ब्यौरा प्राप्त करता है। दिव्यांग विभाग के अधिकारी अपनी क्षमता का सही प्रयोग करते हुए निःशक्त बच्चों एवं व्यक्तियों हेतु आवश्यक सुविधाएं सही समय पर प्रदान करते हैं। ऐसे दिव्यांग व्यक्ति या बच्चे जिनकी दिव्यांगता का स्तर 40% से अधिक हो, दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं तथा सरकारी योजना का लाभ भी उसी को प्राप्त होता है। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत में सभी जगह लागू किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत व्यक्तियों को अधिकार एवं सुविधाओं के विषय में विस्तृत जानकारी दी जाती है, जिसमें पुनर्वास को बढ़ावा देने संबंधी विभिन्न पहलुओं जैसे शिक्षा, रोजगार, व्यावसायिक प्रशिक्षण, आरक्षण, अनुसंधान, अवरोध रहित वातावरण, अविभेदीकरण, सामाजिक सुरक्षा, निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास, निःशक्त जनों को बेरोजगारी भत्ता, निःशक्त व्यक्तियों के लिए विशेष बीमा योजना, अत्यधिक विकलांग व्यक्तियों के लिए गृहों की स्थापना करना सम्मिलित है। यह अधिनियम निःशक्तता की रोकथाम एवं पुनर्वास के क्षेत्र में भविष्य की योजनाओं की व्याख्या करता है। इस अधिनियम को समान अधिकार, अवसर एवं पूर्ण भागीदारी विकलांगजन अधिनियम 1995 के नाम से जाना जाता है। अंतर्गत मुख्य रूप से 7 प्रकार की विकलांगता का वर्णन किया गया है। दृष्टिबाधिता, नंबर 2 श्रवण बाधिता, नंबर 3 अल्पदृष्टिबाधिता, नंबर 4 मानसिक रोग, नंबर 5 कुष्ठ रोग मुक्त, नंबर 6 चलन निःशक्तता और नंबर 7 मानसिक मंदता।
दृष्टिबाधिता। दृष्टिबाधिता उस अवस्था को निर्देशित करती है जहाँ कोई व्यक्ति निम्न अवस्थाओं में से किसी एक से ग्रसित होता है, जैसे व्यक्ति को बिल्कुल दिखाई न देना, दृष्टि तीक्ष्णता 6/60 सिलेनन के बराबर या कम हो, दृष्टि क्षेत्र की सीमा 20 अंश के बराबर या उससे कम हो। अर्थात दृष्टि दोष का अभिप्राय यह हुआ कि किसी भी व्यक्ति या बच्चे को पूर्ण रूप से कुछ न दिखाई देना। बाधिता। श्रवण बाधिता किसी भी व्यक्ति या बच्चे के कान के किसी भी भाग में रचनात्मक या कार्यात्मक रूप से क्षति के फलस्वरूप जो सुनने संबंधी समस्या उत्पन्न होती है, उसे श्रवण दोष या बहरापन कहेंगे। अक्षमता का तात्पर्य संवाद संबंधी आवृत्ति रेंज में बेहतर कान की 60 डेसिबल की हानि को दर्शाता है। अल्प दृष्टिबाधिता। अल्प दृष्टिबाधिता का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसका उपचार या मानक अपवर्तनीय संशोधन के बाद भी दृष्टि हानि पाई जाती है, किंतु सहायक उपकरणों की सहायता से किसी कार्य को करने के लिए दृष्टि का उपयोग करते हैं। यदि हम दूसरे शब्दों में अल्प दृष्टिबाधिता का परिभाषा जाने तो अल्प दृष्टि दोष वाले बच्चे या व्यक्ति में सामान्य व्यक्ति की तुलना में थोड़ी बहुत देखने में समस्या होती है। अर्थात ऐसे व्यक्ति या बच्चे जो वस्तुओं को आंशिक रूप से देखने में सक्षम होते हैं, उन्हें अल्प दृष्टि दोष से ग्रसित कहते हैं। इस प्रकार के जो भी बालक या व्यक्ति होता है, वो सहायक उपकरणों की सहायता से आसानी से वस्तुओं को देख सकता है। मानसिक रोग। मानसिक रोग को मानसिक रुग्णता के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसी समस्या होती है जिसमें व्यक्ति या बच्चे की मस्तिष्कीय क्षति, मनोवैज्ञानिक हीनता, चोट अथवा दुर्घटना के फलस्वरूप हो जाती है और बीमारग्रस्त सेवार्थी अपने आप को समाज से निसहाय, हताश और अलग महसूस करता है। नंबर 5, कुष्ठ रोग मुक्त। शरीर की बाह्य त्वचा में किसी प्रकार के धब्बे का बन जाना या बाह्य त्वचा का उभर जाना कुष्ठ रोग है। अर्थात इस प्रकार की समस्या में व्यक्ति या बच्चे के बाह्य त्वचा में सफ़ेद अथवा काले रंग के धब्बे बन जाते हैं तथा उनके पास की कोशिकाओं में संवेदना का आदान प्रदान बंद हो जाता है। कुष्ठ रोग सामान्य श्वसन संबंधी संक्रमण से भी फैलता है। बैक्टीरियम वायरस के द्वारा आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है और उसे कुष्ठ रोगी बना देता है। मुक्त में व्यक्ति रोग से तो मुक्त हो जाता है, किंतु उसके पैरों तथा पलकों व हाथों की संवेदनाएं समाप्त हो जाती हैं।
नंबर 6, चलन निःशक्तता अक्षमता के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार की समस्या से ग्रसित व्यक्ति या बच्चे में मस्तिष्कीय या शारीरिक क्षति के फलस्वरूप चलने फिरने संबंधी समस्या होती है। इस प्रकार के व्यक्तियों की मांसपेशियों में आपसी सामंजस्य नहीं बन पाता है, अर्थात उनकी हड्डियों और मांसपेशियों में जकड़न आ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके अंगों की गति में निबंधन आ जाता है। सामान्य व्यक्ति या बच्चे की तरह सामान्य कार्यों को करने में असमर्थ हो जाते हैं। अंतिम है नंबर 7, मानसिक मंदता। मंदता से ग्रस्त व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 55 से 69 तक होती है। ऐसे व्यक्ति को शिक्षणहीन मंदित बालक भी कहते हैं। ये था हमारा विकलांगजन अधिनियम 1995 के अनुसार 7 प्रकार की विकलांगता। इस अधिनियम में प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति की तमाम समस्याओं एवं आवश्यकताओं को देखते हुए 14 अध्याय भी बनाए गए हैं। नंबर 1, प्रारंभिक। नंबर 2, केंद्रीय समन्वय समिति। नंबर 3, राज्य समन्वय समिति। नंबर 4, निःशक्त जनों की शीघ्र पहचान। नंबर 5, शिक्षण। नंबर 6, रोजगार। नंबर 7, सकारात्मक कार्यवाही। नंबर 8, अविभेदीकरण। नंबर 9, अनुसंधान एवं मानव शक्ति का विकास। नंबर 10, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए संस्थान मान्यता देना। नंबर 11, गंभीर निःशक्त जनों के लिए संस्थान खुलवाना। नंबर 12, मुख्य आयुक्त एवं राज्य स्तर पर आयुक्त की नियुक्ति के। नंबर 13, सामाजिक शक्तियाँ एवं सुरक्षा। नंबर 14, शिकायत और निवारण का अधिकार। अब हम एक एक करके सबके बारे में अध्ययन करेंगे। नंबर 1 है प्रारंभिक। अधिनियम के पहले अध्याय में दिव्यांगता का अर्थ परिभाषा के साथ साथ यह भी कहा गया है कि किसी भी निःशक्त व्यक्ति की दिव्यांगता का प्रतिशत यदि 40% है या उससे अधिक है तो उसे दिव्यांगता का प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदान किया जाएगा। नंबर 2, केंद्रीय समन्वय समिति। इस अधिनियम के केंद्रीय समिति के गठन की चर्चा की गई है, अर्थात केंद्रीय समन्वय समिति भारत सरकार में कुल 39 सदस्य होते हैं, जिसका अध्यक्ष भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का सदस्य होता है। इस अधिनियम में राष्ट्रीय नियम का विकास, सरकारी तथा गैर सरकारी संगठन का पूर्ण निरीक्षण, समन्वय तथा निःशक्त व्यक्ति की विशेष सुविधा व्यवस्था एवं भागीदारी आदि सुविधाओं का मूल्यांकन सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्य समन्वय समिति। इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक राज्य एक राज्य समन्वय समिति का गठन करता है, जो इस कानून के तहत दिए गए अधिकारों के अनुसार कार्य करती है। राज्य के समाज कल्याण, विकलांग कल्याण मंत्री एवं समिति के अध्यक्ष तथा समाज कल्याण, विकलांग कल्याण
राज्य मंत्री उपाध्यक्ष होते हैं। राज्य के समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, व्यय, कार्मिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, प्रौद्योगिकी विकास, विज्ञान व तकनीकी विकास के सचिव इसके पूर्णकालिक सचिव होते हैं। इस समिति की बैठक हर 6 महीने पर होती है, जिसमें गतिविधियों के कार्यान्वयन पर विचार किया जाता है। राज्य समन्वय समिति में 23 आधिकारिक एवं 5 गैर आधिकारिक सदस्य होते हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार एवं राज्य कार्यकारिणी समिति का गठन करती है, जिसमें 13 आधिकारिक एवं 5 गैर आधिकारिक सदस्य होते हैं। नंबर 4, निःशक्त जनों की शीघ्र पहचान। इस अधिनियम के अंतर्गत निःशक्तता की रोकथाम, शीघ्र पहचान एवं निदान हेतु राज्य सरकार द्वारा तथा स्थानीय निकाय अपनी आर्थिक तथा विकास क्षमता को ध्यान में रखकर निम्नलिखित कार्य करती है। नंबर 1, निःशक्तता की उत्पत्ति को जानने के लिए सर्वेक्षण, परीक्षण तथा अनुसंधान करवाना। नंबर 2, निःशक्तता की रोकथाम के लिए विभिन्न उपायों का विकास करना। नंबर 3, खतरे की कगार पर बच्चों को पहचान कर वर्ष में कम से कम एक बार चिकित्सा एवं जांच सेवा उपलब्ध कराना। नंबर 4, विकलांगता के विषय में प्रचार प्रसार हेतु जागरूकता अभियान शुरू करना और प्रोत्साहित करना। नंबर 5, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध कराना। नंबर 6, सूचनाओं के द्वारा आम जनता को सामान्य साफ सफाई, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की जानकारी पहुंचाना। नंबर 7, बच्चा तथा जच्चा की प्रसूति पूर्व, प्रसूति के समय, प्रसूति के बाद उचित देखभाल करना। नंबर 8, निःशक्तता के कारण और रोकथाम के उपायों के बारे में दूरदर्शन, रेडियो, मीडिया एवं अन्य प्रसार माध्यमों द्वारा लोगों में जागरूकता पैदा करना। शिक्षण। सरकार और स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निःशक्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किए जाने का प्रावधान है। इस कानून के तहत निःशक्त जनों की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जो निम्नवत हैं। नंबर 1, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक निःशक्त बच्चे को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक उचित वातावरण में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। नंबर 2, निःशक्त विद्यार्थियों हेतु सामान्य विद्यालयों में एकीकरण शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करना। नंबर 3, निःशक्त बच्चे निःशुल्क पुस्तकें, छात्रवृत्ति, यूनिफॉर्म तथा अन्य पाठन सामग्री प्राप्त करने के लिए अधिकृत होंगे। नंबर 4, निःशक्त बच्चों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना। नंबर 5, निःशक्त बच्चों के लिए सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में विशेष विद्यालयों की स्थापना करना, जिससे उन्हें विशेष शिक्षा प्रदान की जा सके। रोजगार। दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्ति के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत रोजगार का प्रावधान दिया गया है। किसी भी दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्ति को उनके कार्य क्षमता के अनुसार सरकारी क्षेत्र में 30% आरक्षण दिया गया है। दिव्यांग व्यक्तियों के प्रशिक्षण एवं कल्याण हेतु अधिकतम आयु सीमा में छूट दिया जाएगा। रोजगार का विनिमय ऐसे स्थान पर करना जहां
निःशक्त व्यक्ति नियोजित हैं, वहाँ स्वास्थ्य व सुरक्षा के उपाय तथा बाधा रहित वातावरण का सृजन करना। गरीबी उन्मूलन संबंधी योजनाओं के अंतर्गत निःशक्त व्यक्तियों के लाभार्थ 3% आरक्षण प्रदान किए जाएंगे। सरकार से अनुदान प्राप्त कर रही सभी सरकारी शैक्षिक और अन्य संस्थाओं में निःशक्त व्यक्तियों के लिए कम से कम 3% स्थान आरक्षित किए जाएंगे। नंबर 7, सकारात्मक कार्यवाही। इस अधिनियम के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों एवं बच्चों को उनके दिव्यांगता के अनुसार कृत्रिम अंग देकर समाज से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। साथ ही साथ दिव्यांग व्यक्तियों को व्यापार हेतु तथा भवन निर्माण हेतु रियायती दर पर भूमि एवं धन वितरित किया जाता है। अभिकेंद्रीकरण। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा विभिन्न दिव्यांग व्यक्तियों के लिए परिवहन विभाग, जलयान, वायुयान तथा रेल विभाग में विभिन्न सुविधाएं देने का प्रावधान है, जिससे दिव्यांग व्यक्तियों की यात्रा में सुविधा होती है तथा वे सभी सार्वजनिक स्थलों पर जाने के लिए प्रेरित होते हैं। इस अधिनियम में सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्थान, अस्पताल, प्रतीक्षालय तथा प्रसाधन में रैंप के लिए बाध्य किया गया है, जिससे वे आसानी से इन स्थानों पर आ जा सकें। अनुसंधान एवं मानव शक्ति का विकास। इस अधिनियम के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों एवं बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। अतः शासन द्वारा निम्न क्षेत्रों में मानव शक्ति के विकास को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, जैसे निःशक्तता की रोकथाम, समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम, सहायक उपकरणों का विकास, कार्यालयों में सुधार, सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों तथा उच्च व्यावसायिक शिक्षा दिलाने का संस्थाओं और अनुसंधान संगठनों को आर्थिक सहायता देना। नंबर 10, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए संस्थानों को मान्यता देना। को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसे सक्षम अधिकारी विभाग द्वारा मान्यता लेना अनिवार्य होता है। यह पंजीकरण किसी भी संस्था को निर्धारित समय के लिए प्रदान किया जाता है। समय समय पर इसका नवीनीकरण भी कराना पड़ता है। यदि नवीनीकरण के समय कोई भी सूचना गलत पाई जाती है तो उसका पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है। हमारे देश के प्रत्येक राज्य में विकलांग कल्याण विभाग द्वारा यह प्रमाण पत्र प्रदान करने का प्रावधान है। इस पंजीकरण के बिना संस्थाएं किसी भी सरकारी योजना में सम्मिलित होकर लाभ नहीं उठा सकती हैं। गंभीर निःशक्त जनों के लिए संस्थाएं खुलवाना। दिव्यांग व्यक्तियों तथा बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए तथा उनके पुनर्वास के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न तरह की संस्थाओं की स्थापना की गई है, जहां पर इन निःशक्त व्यक्तियों को या बच्चों को वे सब मूलभूत सुविधाएं दी जाती हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है। नंबर 12, मुक्त आयुक्त एवं राज्य स्तर पर आयुक्त की गई नियुक्तियों के संदर्भ में मुख्य आयुक्त दिव्यांग व्यक्तियों को उपलब्ध कराए गए सुविधाओं को सही ढंग से संचालित करने के लिए राज्य स्तरीय आयुक्त का चुनाव करते हैं। राज्य स्तरीय आयुक्त दिव्यांगता के क्षेत्र में वितरित किए गए उपकरण तथा कार्य कौशलों के क्षेत्र में
लगे धन का ब्यौरा मुख्य आयुक्त को समय समय पर देते हैं। नंबर 13, सामाजिक शक्तियाँ एवं सुरक्षा। इस अध्याय में दिव्यांग व्यक्तियों के रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता तथा बीमा योजना संबंधी सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। और अंतिम में 14 नंबर, शिकायत और निवारण का अधिकार। के अंतर्गत निर्धारित अधिकारों की अवहेलना के मामले में निःशक्त व्यक्ति निम्नलिखित तरीके से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जैसे केंद्र में निःशक्त व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त, राज्यों में निःशक्त व्यक्तियों के आयुक्त। अर्थात धोखे से किसी दिव्यांग व्यक्ति का अधिकार छीनने या किसी प्रकार का शोषण करने पर व्यक्ति को 2 वर्ष का कारावास हो सकता है। साथ ही साथ 20,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना भी दंड के रूप में देने का प्रावधान है। PWD एक्ट विकलांगजन अधिनियम 1995, जिसमें हम सभी ने 7 प्रकार की विकलांगता का अध्ययन किया, जिसमें विजुअल, हियरिंग, लर्निंग, ऑटिज्म, फिजिकल, लोकोमोटर, कनेक्टिव आदि जैसी डिसेबिलिटी के बारे में हम लोगों ने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया तथा विकलांगजन अधिनियम द्वारा 14 अध्याय के बारे में भी विस्तार पूर्वक अध्ययन किया, जिसमें हम सभी ने 1 बाय 1 करके 14 अध्याय के बारे में चिंतन किया। PWD एक्ट 1995 यहीं पर समाप्त होता है। ये था हमारा सब यूनिट 1.3। अगले वीडियो में हम सब यूनिट 1.4 का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।